अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। आपने कल पढ़ा था एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर में से करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट पास करता है बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, वो आपने देखा था। और उसमें करंट जो है वो लीडिंग करंट फ्लो करता है और वोल्टेज लैग करता है बाय 90 डिग्री। तो ये बातें याद रखनी है ताकि आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें ये यूज़ होंगी। तो आज देखें एसी सोर्स के साथ हमने एक कॉयल यानी सोलेनॉइड जो है वो वाउंड किया होता है, उसे हम इंडक्टर बोलते हैं। तो उसको कनेक्ट किया है जिसकी लार्ज एक वैल्यू है सेल्फ इंडक्टेंस की, एल से डिनोट करते हैं उसको। और जो रेजिस्टेंस है जिस वायर से ये बनाया गया वो निगलिजिबल है इसकी, यानी एक अच्छे कंडक्टर से ये बनाया गया जिसकी रेजिस्टेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। और अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है जो कि करंट प्रोवाइड करेगा इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। और आपको पता है जब अल्टरनेटिंग करंट है उसकी नेचर है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। तो कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग करंट जब वो इंडक्टर में से पास करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से इसका अपना ही फ्लक्स जो है ना चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसका अपना फ्लक्स जब चेंज होगा इसमें आ जाएगी इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ जो होगी वो आप ऑलरेडी 15 चैप्टर में ई एल इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी ये पढ़ के आए हैं। तो इसमें एल सेल्फ इंडक्टेंस जो कांस्टेंट, बाकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जितना करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाती है। तो अब अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो करेगा इसके अंदर वो आपको जो सोर्स प्रोवाइड करेगा वो आई इज इक्वल टू आई नॉट और साथ में साइन थीटा, और थीटा के साथ साथ वो वेरी करता रहेगा। तो अब जो रेजिस्टेंस है, हमने बोला रेजिस्टेंस जो है कॉइल की, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वो बिल्कुल ही निगलिजिबल है, यानी उसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर जो अप्लाइड ईएमएफ है या अप्लाइड वोल्टेज है वो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगा जो बैक ईएमएफ होगी, जिसे आप सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो ई जो वी होगा वो बिल्कुल ई के ही बराबर होगा, क्योंकि जो इंड्यूस ईएमएफ आती है वो अप्लाइड वोल्टेज के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट आएगी अगर आर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो वोल्टेज ये आ गया। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 का है और इसका 2 का है। अब यहाँ पर करंट देखें वो किस पे डिपेंडेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है। वी जो वोल्टेज है ये देखें एल कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस, और बाकी क्या रह गया डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो वोल्टेज डिपेंडेंट है स्लोप ऑफ आई टी कर्व के ऊपर, चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो स्लोप ऑफ आई टी कर्व के ऊपर डिपेंडेंट है वोल्टेज जो इसका इंडक्टर के अंदर। तो अब हम इसको वेव फॉर्म ड्रा करते हैं इसकी, और उसके बाद फिर हम इसका जो फेज डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करेंगे, वेक्टर डायग्राम भी बनाएंगे साथ में। तो देखें जो सिंपली करंट है वो तो ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है, और उसको आप इस तरह से ड्रा कर लें, और उसको डिनोट किया गया है ओ ए और बी सी डी और ई और यहाँ एफ। इसी तरह जब आप वोल्टेज ड्रा करेंगे तो वोल्टेज जो है क्योंकि वो इन फेस नहीं होगा, यहाँ पे दोनों की डिपेंडेंस एक बात पे नहीं है। वोल्टेज की डिपेंडेंस जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे है, यानी स्लोप ऑफ द आई टी कर्व के ऊपर है। तो हम उसका ग्राफ जो है ना यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो इस तरह से आता है। थोड़ा ऊपर जाना है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है वोल्टेज की। यहाँ से भी इसको सेटल कर लें। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है ये वोल्टेज को शो कर रही है, यानी ये वी नॉट यहाँ से शुरू हो रहा है पी, और यहाँ सामने क्यू, और ये आर, ये एस, ये टी, ये यू। ठीक है जी। और अब देखें आई तो स्टार्ट ज़ीरो से, फिर पाई बाई टू, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई टू, फिर 2 पाई, इस तरह है। लेकिन जो वोल्टेज है वो पीक वैल्यू से स्टार्ट ले रहा है। उसकी रीज़न क्योंकि वी डिपेंडेंट है आई टी कर्व के स्लोप के ऊपर। तो स्लोप जो है ऑफ आई टी कर्व का जो कि ओ ए कर्व है, ओ से ए अगर हम इनिशियली ऑब्जर्व करें तो ओ टू ए जो है अगर आप ऑब्जर्व करते हैं स्लोप को, तो ओ पॉइंट पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम है। जैसे आपको कल भी मैंने एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में जब एसी थ्रू कैपेसिटर गुजारा था। फ़र्ज़ करें मैक्सिमम करंट 5 एम्पेयर फ्लो करता है, स्टार्ट 0 से 0 1 2 3 4 और 5 इतना चेंज आएगा। तो स्लोप चेंज को कहते हैं, यहाँ 5 वैल्यू यहाँ 0, तो 5 माइनस 0 5 चेंज, 5 माइनस
1 4 चेंज, 5 माइनस 2 3 चेंज, 5 माइनस 3 फिर 2, फिर 5 माइनस 2 और 5 माइनस 4 फिर 1 फिर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखें जैसे जैसे आप कर्व को फॉलो करेंगे 0 और टू ए स्लोप डिक्रीज होता चला जाएगा। स्लोप डिक्रीज होगा IT कर्व का तो डेफिनेटली जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा स्लोप 0 के ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है जब 0 के ऊपर IT कर्व का स्लोप मैक्सिमम है और IT कर्व का जब स्लोप मैक्सिमम होगा तो V भी मैक्सिमम आएगा। तो V देखें स्टार्टिंग कहाँ से ले रहा है P से, यानी P मतलब पीक वैल्यू है, यहाँ पर V0 से डिनोट किया गया है। और जैसे जैसे O से A को आप फॉलो करते हैं, O से A कर्व को फॉलो करते हैं, स्लोप डिक्रीज करता है तो एज अ रिजल्ट जो वोल्टेज है वो भी P टू Q जो है डिक्रीज करता है। A पॉइंट पे जाके स्लोप बिल्कुल जीरो हो गया तो वहाँ पे देखें उसके सामने Q पॉइंट पे वोल्टेज भी बिल्कुल जीरो हो गया। फिर A टू B आ जाए, यहाँ स्लोप नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ 5 वैल्यू यहाँ जीरो है तो 0 माइनस 5 स्लोप नेगेटिव वैल्यू में चला जाएगा। तो ए से बी अगर स्लोप नेगेटिव वैल्यू है तो उसके रिजल्ट में जो वोल्टेज है वो Q टू R नेगेटिव वोल्टेज में आ गया एंड अप टू सोन आगे चलता रहेगा। तो जैसे जैसे स्लोप वेरी करता रहेगा वैसे वैसे जो है वो IT कर्व का जो स्लोप जैसे जैसे वेरी करता रहेगा वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहेगा। तो अब यहाँ पर नज़र आ रहा है जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है तो यहाँ रिजल्ट लिखेंगे V लीड्स द करंट I बाय 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, और या फिर कहते हैं आई लैग बिहाइंड द वोल्टेज, लैगिंग करंट फ्लो करता है। वेक्टर डायग्राम जो है वो इस तरह से ड्रा की जाएगी, इधर जो है वो आई आ जाएगा और इधर जो है वो वी आ जाएगा, VRMS और ये IRMS, और ये ज़ीरो यहाँ से ये फिक्स पॉइंट है इनका, ये 90 डिग्री इनके दरमियान या फिर π/2 कहते हैं। ये वेक्टर डायग्राम होगी। फिर आगे रिएक्टेंस है, जैसे कल थी यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस है वहाँ कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी। याद रखना है अब आपने इंडक्टर में से जो है लैगिंग करंट फ्लो करता है, कैपेसिटर में से लीडिंग करंट फ्लो करता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको डिफाइन करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस देखें AC जब पास कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सोलेनॉइड का या इंडक्टर का, उस मैग्नेटिक फील्ड ने चेंज होना है क्योंकि चेंजिंग करंट से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगी और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के ऑपोजिट होती है, वो अपोज करती है करंट को, यानी जिस चीज़ से वो प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करती है। तो वो जो अपोजिशन है एक इंडक्टर की तरफ से उसे हम नाम देते हैं इंडक्टेंस। तो देखें द रेजिस्टेंस offered by the inductor in the flow of AC is known as inductive reactance। उसे आप XL से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर वाले को XC से डिनोट किया था, फार्मूला वही VRMS ओवर IRMS, और ऐसा यूनिट भी वही ओम ही होगा जो हम बाकी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये आगे फर्दर डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो है जी ओमेगा एल और फिर वो हो जाएगी 2πf ओमेगा की वैल्यू और 2πfl आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली है, यानी AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ऑपोजिशन ज़्यादा आएगी। उसकी रीज़न ये है, देखें AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, पर सेकंड पे ज़्यादा साइकिल पास करेंगे इंडक्टर में से, ज़्यादा चेंजिंग करंट पास करेगा, ज़्यादा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगी और वो ज़्यादा ही अपोज करेगी। ठीक है जी। अगर कम होगा यानी इस तरह की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली जल्दी चेंज आएगा करंट में, तो और अगर इस तरह की यहाँ चेंज तो आ रहा है लेकिन बहुत स्लो है, डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी कम है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़रा कम चेंज होगा फिर, और उसके रिजल्ट में जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी कम आएगी और वो पोजीशन भी कम शो करेगी, इसलिए फ्रिक्वेंसी के साथ जो है प्रोपोर्शनल है वो। AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंडक्टर की ऑपोजिशन भी ज़्यादा होगी। हाँ DC करंट आराम से पास कर सकते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगी, इसलिए आराम से पास कर लेगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ बात करते हैं हम पावर की, इसमें भी पावर लॉस नहीं होती, स्टोर हो जाती है
वहाँ तो कैपेसिटर में प्लेट्स के दरमियान इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई थी। यहाँ इंडक्टर के सराउंडिंग में या उसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में पावर स्टोर होगी। और पहला क्वार्टर देखें, ओ से ए और पी से क्यू, देखिए करंट और वोल्टेज दोनों ही जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और दोनों पॉजिटिव साइन साथ होंगे, पावर पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब पावर जो है वो स्टोर हो गई। पावर स्टोर होगी इंडक्टर के पास इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर देखें, ए से बी करंट स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन क्यू टू आर वोल्टेज जो वो नेगेटिव हो गया, तो फिर पावर नेगेटिव आ जाएगी, यानी पावर वो रिलीज़ कर देगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने स्टोर की, वो रिलीज़ कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में देखें, बी से सी वो करंट जो नेगेटिव हो गया, आर से एस ये वोल्टेज स्टिल नेगेटिव ही है, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी, फिर पावर स्टोर हो गई, क्योंकि नेगेटिव जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, पावर स्टोर हो गई, फिर दोबारा नेक्स्ट जो है पावर रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह पावर स्टोर होती है, रिलीज़ होती है। तो एक अच्छे कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर के अंदर कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, और हम इसको इसी सर्किट में जो है वो यूज़ करते हैं ताकि हम करंट को और वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, जस्ट स्टोर करता है और वापस रिलीज़ कर देता है। इसको हम एज ए चौक यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जो होती है उसके साथ एक स्टार्टर लगा होता है, एक छोटी सी डब्बी जिसे हम चौक बोलते हैं, वो चौक के अंदर इंडक्टर होता है। ये अब आप स्विच ऑन करते हैं, ट्यूबलाइट फ़ौरन ऑन नहीं हो जाती, कुछ सेकंड लेती है। उस दौरान क्या होता है, वो जो चौक है वो एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब वो फुली जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, उसके बाद वो अपनी पावर रिलीज़ करता है, स्टार्टर ऑन होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो उसमें से करंट पास करता है, हैवी करंट। और जो गैस है उस रॉड के अंदर, जो ट्यूबलाइट का रॉड होता है, आर्गन गैस, उसको आयनाइज करना होता है, फिर ही उसमें से करंट फ्लो करेगा और वो ग्लो करेगी। तो आयनाइजिंग उसका जो पोटेंशियल है वो 1500 वोल्ट है, जबकि हमारे पास जो एसी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो हम जो चौक लगाते हैं, यानी जो इंडक्टर लगाते हैं, वो एनर्जी स्टोर करता है पहले अपने पास कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है। इससे वो 1500 का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द रॉड, और उसके अंदर जो गैस है, आर्गन गैस, वो आयनाइज हो जाती है और एज ए रिजल्ट उसमें से करंट फ्लो करने लगता है। फिर एक और चीज़ कंट्रोल करती है इंडक्टर जो है, फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर आप देखते हैं स्टार्टर बार बार ऑन नहीं होता, स्टार्टर का काम खत्म हो जाता है, मतलब उस स्टार्टर का काम होता है उसको स्टार्ट करवाना, उसके बाद उसका रोल जो है वो पैसिव हो जाता है। वो जो इंडक्टर था उसने जो एनर्जी स्टोर कर ली, उसने रिलीज़ कर दी, और साथ ही उसने क्या कर दिया, जब एनर्जी फुली वो अपनी स्टोर कर लेगा, रिलीज़ करेगा, कैपेसिटर के में से गुजरती हुई वो जाएगी और जाके वो जो है ना वो उसको आयनाइज कर देगी, गैस को आयनाइजेशन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा, गैस में से करंट पास करने लग जाएगा। अब वो करंट जो अगर कंटिन्यूसली ज़्यादा गुजरता रहेगा तो वो हीटअप होगी और रॉड जो टूट सकता है। तो इसलिए फिर वो चौक जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करती है, वहाँ पे करंट को जो है ना वो मिनिमाइज़ करती है, क्योंकि उसमें इंड्यूस ईएमएफ आती रहेगी और वो जो अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड करंट जो है उसको अपोज करेगी, तो जिससे आप करंट को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसका पावर स्टोर वाला फैक्टर जो है ख़त्म हो गया, तो वो कैपेसिटर वाला जो सर्किट है वो ख़त्म, बाकी उसका रोल है एज ए रेजिस्टेंस या एज ए कंट्रोलिंग फैक्टर जो है यूज़ करना है। इसलिए वो चौक के साथ मतलब ट्यूबलाइट के साथ हम चौक यूज़ करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपने याद रखना है। जो इसमें आपने पढ़ा पहले कल वाले रजिस्टर में, अब तीनों आपने अलग-अलग पढ़ लिए हैं। रजिस्टर के अंदर देखें आपने पढ़ा वोल्टेज और करंट इन फेस रहते हैं। कैपेसिटर के अंदर पढ़ा आपने लीडिंग करंट फ्लो करता है। यहाँ आपने पढ़ा वोल्टेज जो है ना वो लीड करेगा, यानी करंट लैगिंग करंट फ्लो करता है। अब आपने देखें इसका फिजिकल मीनिंग मैं आज फिर बता दूं, जैसे कैपेसिटर का बताया था। आपने कहा जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट आएगा, चेंजिंग करंट होगा, उससे फ्लक्स चेंज, उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका अपना फ्लक्स चेंज हो जाएगा और उसमें क्या आ जाएगी, इंड्यूस ईएमएफ, उसके बाद इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस ईएमएफ पहले आई और इंड्यूस करंट बाद में आया। मैंने कल भी बताया था हम डिवाइस के अंदर की बात करते हैं, यहाँ पर जो हम करंट लीड और लैग की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें पहले इंड्यूस ईएमएफ फिर इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस ईएमएफ पहले आएगी, मतलब पोटेंशियल पहले आएगा, करंट बाद में आएगा। तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा बाय 90 डिग्री। ये याद रखनी है तीनों की। फिर अब हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पहले हम रजिस्टर और कैपेसिटर जोड़ेंगे, फिर रजिस्टर और इंडक्टर जोड़ेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अब एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन वो देख लें। देखिए नेक्स्ट है इम्पीडेंस, ये छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इम्पीडेंस क्या होगा, देखिए अब आपने हमने कंपोनेंट डिस्कस कर लिए, रेजिस्टर लगा लिया, कैपेसिटर लगा लिया, इंडक्टर लगा लिया। हमने रेजिस्टर की अपोजिशन को रेजिस्टेंस ही बोला, और कैपेसिटर की अपोजिशन को हमने रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव बोला, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर की रिएक्टेंस को भी हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला है। अगर ये दो या तीनों ही अगर सर्किट में लगे होंगे तो उनकी जो कंबाइन अपोजिशन होगी
तीनों की, तो उसे हम नाम देंगे इम्पीडेंस का। तो देखें कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कैपेसिटिव हो इंडक्टिव हो इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज नोन एज इम्पीडेंस। देखें जो रेजिस्टेंस है आर वो तो ऑपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ करंट को, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी करते हैं, कैपेसिटेंस दोनों करते हैं तो फ्लो ऑफ एसी को। तो इनके कंबाइन इफेक्ट को हम नाम देंगे इम्पीडेंस का, जेड से डिनोट करते हैं। और फार्मूला वही वी आर एम एस और जो सर्किट के अंदर होगा और आई आर एम एस। ऐसा यूनिट भी वही है, ऐसा यूनिट जो है इसका वो ओम है। ठीक है जी, ये याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे एसी थ्रू आर सी सीरीज सर्किट, मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर को लगाएंगे, फिर आर एल सीरीज सर्किट, तो उसमें हम फिर इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे बजाय हम रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम और डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात ना समझे तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।